मैंने ऑलमोस्ट अपनी ईवी स्कूटर बुक कर दी थी, लेकिन तभी मेरे दोस्त से मेरी बात हो गई जो 2 सालों से ईवी स्कूटर चला रहा था और उसने मुझे बताया कि भाई मेरी गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है। हालांकि गारंटी में रिप्लेस हो रही है, लेकिन टाइम काफ़ी लग रहा है, 2 हफ्ते लग रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा रुका और मैंने बोला एक बार रिसर्च कर ली जाए कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ईवीज़ के साथ, ईवी स्कूटर्स के साथ अगर मैं खरीद लेता हूँ। 7 चीज़ें मिली हैं मुझे, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार गाड़ी लेनी है ईवी या नहीं लेनी चाहिए। एक-एक करके बात करते हैं। और हाँ, अगर ले भी रहे हो तो कौन-सी लेनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि आप ईवी को लेने से पहले सोचेंगे वो है बैटरी की सेफ्टी, फायर हज़ार्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे ना, बहुत सारे ईवी ब्रांड्स हैं जिसमें से कुछ एक ही हैं जो अच्छी बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी के पीछे रिसर्च कर रहे हैं। सभी ब्रांड्स वैसा नहीं कर रहे हैं। सस्ती लिथियम आयन बैटरी यूज कर लेते हैं इधर उधर से सोर्स की हुई, और उसको बैटरी पे लगाकर हब मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सा साइन से बैटरी लगाओ, मोटर लगाओ, टायर चलेगा और आप गाड़ी बेच देते हो। ऐसे में क्या होता है ना, गाड़ी कल को जल जाएगी, फूट जाएगी, इन सब का खतरा बना रहता है। कितनी हीट में चल पाएगी आपने टेस्ट नहीं किया है। गाड़ी कितना अच्छे से चल पाएगी वो आपने टेस्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सारी इंडिया में कंपनी है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो एटलीस्ट जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत नाम कर लिया है इंडस्ट्री के अंदर, और जैसे ओला, एथर, या फिर आप टीवीएस iQube देख सकते हो, हीरो देख सकते हो, बजाज देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में जो कि अच्छा काम करें, बीगॉस देख सकते हो। ये सब गाड़ियां टेस्टेड है, ये थोड़ा सा रूल्स फॉलो करती हैं, चेक करती है अपनी गाड़ी को, उसके बाद मार्केट में गाड़ियां उतारती हैं। वरना इंडिया में 30 प्लस ब्रांड्स हैं जो ईवीज बेच रहे हैं, तो आप सोच समझकर फैसला लीजिएगा। और अगर थोड़ा डीप में रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि अनरजिस्टर्ड स्कूटर्स के केस में रिसाइकल्ड सेल्स का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ पुअर थर्मल कंट्रोल्स की वजह से भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, गाड़ी में आग लग जाती है। तो एटलीस्ट ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाना। आपको सस्ते में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 50,000 60,000 में भी बहुत गाड़ियां अवेलेबल है, लेकिन जो आप देखेंगे एक्चुअल मार्केट जो है ईवी का बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, रिसर्च का काफ़ी पैसा खर्च होता है। R&D में जितना खर्च हुआ है वो आपको ही देना है, क्योंकि आप कस्टमर है। सो थोड़ा सा भरोसा करके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देना। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर है, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी के इशू आ सकते हैं। अब ऐसा कैसे भाई? एक सिंपल सा स्टडी किया गया था, इसमें यह पता चला कि 98 प्रॉब्लम्स पर 100 स्कूटर्स निकल कर आती है, जो कि पेट्रोल गाड़ियों के केस में डबल है। पेट्रोल में भी आती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन ईवी के केस में लगभग डबल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, कभी बैटरी की होगी, कभी टेक की हो जाएगी, कभी ब्रेकिंग की हो जाएगी, कभी आपके एक्सेलरेशन की हो जाएगी, कभी लाइट्स की हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से आप इन पे रिलाय नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि भाई 1 साल में, जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ, 2 साल में बैटरी रिप्लेस करनी पड़ रही है। हाँ, कंपनी 8 साल की वारंटी देती है, लेकिन 8 साल में कितनी बार वो 2-2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते ऑलरेडी गाड़ी पड़ी हुई है, अभी तक रिप्लेसमेंट का कोई चांस नहीं। कब मिलेगी नहीं पता, तो आपके पास गाड़ी नहीं है। साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि ईवी स्कूटर्स में, क्योंकि बहुत सस्ता टेक भी है, आप देखेंगे तो 40-50 हज़ार में भी स्कूटर्स अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड्स के। इसकी वजह से ना फिट एंड फिनिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप हाई एंड गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको फिट एंड फिनिश टॉप नॉच मिलेगा, लेकिन जहां पर आप थोड़ा सा मार्केट नीचे जाओगे, 70,000 60,000 की ईवी स्कूटर खरीदने जाओगे, आपको फिट एंड फिनिश बहुत गंदा मिलेगा। मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो अच्छा नहीं मिलेगा आपको, जो प्लास्टिक दिखेगा, फाइबर दिखेगा, जो लोहा इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो गाड़ी की टोटल ड्यूरेबिलिटी कितनी है वो आपको नहीं पता है, क्या वो वेट सह पाएगी वो आपको नहीं पता है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लीजिए। जैसे बजाज चेतक की बात करोगे तो पर 100 व्हीकल सिर्फ 45 प्रॉब्लम निकल कर आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें और नजदीक लाती है कि भाई एक सेफ गाड़ी आप ले रहे हैं, ना कि आप एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपने ओला जैसे बड़े ब्रांड को भी देखा है, जहां पर स्टार्टिंग में उनके सामने का शॉक अब्जॉर्वर ही टूट जा रहा था। हालांकि उस चीज को उन्होंने बाद में ठीक किया, और अभी जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। फिर भी हम ऐसी गाड़ी पर अगर भरोसा करें जो कि ज्यादा अच्छी बनाएगी, जिसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, जैसे एथर अपने शोरूम में दिखाता है कि भाई स्ट्रक्चर हमने इस तरीके का बनाया है, भले ही आपको बाहर से फाइबर दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है, जिसपे वजन आप रख सकते हो, तो थोड़ा भरोसा जरूर आता है। अब अगला रीजन बहुत ही कॉमन, सभी को पता है कि भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और रेंज एंजाइटी होगी। अब देखो, फास्ट चार्जिंग की बात मैं नहीं करता, स्कूटर ले रहा हूं तब तक फास्ट चार्जिंग मुझे करनी भी नहीं है, मुझे कोई लॉन्ग टूर नहीं करने। 100 किलोमीटर की रेंज इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं अपने सिटी में ही घूमूंगा। लेकिन हाल फिलहाल, और कंपनी जितनी रेंज बताती है ना, 100 सवा 100 बहुत है मेरे लिए। बट होता ये है, हाल फिलहाल मैंने कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और जो डिलीवरी वाले भैया थे वो आए थे हीरो विदा V1 पे। उन्होंने बताया कि भाई रेंज 165 ही क्लेम्ड की गई है, लेकिन 80-90 दे देती है। अब ये जो फर्क है ना, ये थोड़ा सा परेशान करता है। अगर इतना फर्क है, मैं घर पे गाड़ी 6-6 घंटे चार्ज कर रहा हूँ, उसके बाद निकल रहा हूँ, तो कभी ये भी होगा ना कि मैं चार्ज नहीं करना चाहता। मेरे अपने फोन के साथ मैं ऐसा करता हूँ कि यार चलो
रहने दो, अभी 20% है तो चल जाएगा, अब 2 घंटे 3 घंटे चल जाएगा। बाइक के साथ ऐसा नहीं कर सकता, कब इमरजेंसी आए नहीं पता है मुझे, तो एक एंजाइटी हमेशा बनी रहेगी। अब ऐसा बहुत बार समय आएगा जब आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन आपके पास फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो होते, बैटरी स्वैपिंग अवेलेबल होती, जैसे हीरो विदा V1 में दिया भी है कि बैटरी रिमूवेबल है, बट बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या? और आधे घंटे 1 घंटे मेरी गाड़ी कहीं पर भी चार्ज नहीं होने वाली है, थोड़ी सी मुश्किल पैदा करता है। तो मैं एक ऐसी गाड़ी लूंगा जो कि 5 मिनट या 10 मिनट लगता है रिफ्यूल होने में और आराम से चल सकती है, मतलब कि पेट्रोल गाड़ी। तो फिर मैं वहाँ पर एक सस्ता सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। अगर मैं टीवीएस प्लेजर लेना चाहता हूँ तो 70-80 हज़ार में मुझे मिल जाएगी। अगर मैं एथर लेने जाता हूँ जो कि सेम साइज़ की गाड़ी है, तो फिर वो 1.5 लाख में पड़ेगी। तो वो 1 लाख रुपए बचा करके मैं पेट्रोल में डाल लूँ ज़िंदगी भर। तो ये भी एक थॉट मेरे दिमाग में आता है। हालांकि कॉस्ट कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है और रेंज एंजाइटी एक अलग चीज़ है, तो हमें गिनना होगा। चौथा पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस एंड सपोर्ट। अब अगर आप पुणे में देख लोगे तो एथर के या ओला के आपको 4-4 शोरूम दिख जाएंगे, 2 तो दिख ही जाएंगे। बट अगर आप यही चीज़ जाकर के किसी छोटे शहर में देखोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक शोरूम मिलेगा और सर्विस सेंटर भी एक ही रहेगा, जो लार्जली 50 किलोमीटर का दायरा कवर कर लेगा। उसके बाहर के गांव उसके हद में नहीं आएंगे। और अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपने सिर्फ एक ही शोरूम है, किसी ऐसे शहर में जहां पर आपके शोरूम 20 किलोमीटर दूर है, तो सर्विसिंग का बहुत बड़ा इशू होगा। क्योंकि आम सर्विस सेंटर पे, आम किसी भी मैकेनिक की शॉप पे आपकी गाड़ी का रिपेयरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू होगा। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर से ठीक होगा, हो सकता है कि ये इसका हार्डवेयर सभी मैकेनिक को नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी रिलेटेड चीज़ है, तो ये मोटर रिलेटेड चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा इस बारे में भी सोचना होगा। हमेशा जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं कि भाई सर्विसिंग का खर्चा इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि भाई अगर मेरी गाड़ी रोड साइड खड़ी हो गई तो क्या RSA उतना अच्छा काम कर पाएगा मेरी कंपनी का, मेरी गाड़ी की कंपनी का, और मुझे किसी भी जगह पर, किसी भी सड़क पर हेल्प कर पाएगा। टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी जो कि ईवी बना रही है, वो लोग अपने RSA में बहुत बार थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स देखे हैं कि वो बोलते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कनेक्शन ही नहीं हो पाता है अच्छे से। तो फिर ये तो स्कूटर्स हैं, ये RSA में थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। इसी वजह से आपने देखा था कि ओला जैसे ब्रांड पर भी 10,000 से ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स थे। साथ ही साथ लोगों ने बहुत सारी अलग अलग तरीके भी आजमाए थे ओला को ये दिखाने के लिए या ब्रांड्स को ये दिखाने के लिए कि भाई आपका सपोर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। मेट्रो सिटीज़ में तो मैं बोलूँगा फिर भी ठीक है, बट बाहर हो तो सोचना 2 बार। एक और चीज़ बहुत बड़ी है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार अच्छे ब्रांड चुनने की, क्योंकि अगर आप आज के समय में ब्रांड चुनने जाओगे या आप इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्च करने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा आपके ही शहर में कम से कम 10 से ज़्यादा ब्रांड्स होंगे जो कि ईवीज बेच रहे हैं। आपको पता भी नहीं होंगे नाम, पहली बार आप सुन रहे होंगे, और वो बोलेंगे हमारी सर्विस अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी मिलेंगे जो कि 25 की स्पीड से नीचे देते, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हर बार आपको ये सोचना है कि आप जब भी खरीदो एक अच्छा ब्रांड खरीदना, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी कोई भी ब्रांड आपके पास नहीं आएगा अगर वो वेल नोन ब्रांड नहीं है। ये ब्रांड्स आपको छोड़ देंगे। मेरे साथ हो चुका कि भाई एक स्कूटर, ईवी स्कूटर थी सस्ते ब्रांड की, मैंने चला ली थोड़ी देर और उसका एक थोड़ा सा हिस्सा टूट गया। अब मैं उनके सर्विस सेंटर पे जाके पूछ रहा हूँ, बोल रहे 1 महीने बाद वो पार्ट मिलेगा, तब तक मैं अपनी टूटी स्कूटर चलाऊंगा। ठीक है, ओके, बाकी ब्रांड्स के साथ भी ऐसा होता है, बट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए, वो रिप्लाई नहीं आया, ना ही उनके पास पार्ट आया। इवन मैं ऑर्डर करने के लिए तैयार था पैसे दे करके, उसके बाद भी वो पार्ट नहीं आने के लिए, वो पार्ट नहीं आएगा बोल दिया उन्होंने। तो इस तरीके के इंस्टेंस होंगे जो कि आपको नहीं बचेंगे, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। अब अगला एक पॉइंट है फाइनेंशियल चैलेंज और हाई इनिशियल कॉस्ट। हम सभी जानते हैं कि ईवीज में इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और मैं आपको कंपैरिजन बता चुका हूँ। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि एक्टिवा से कंपेयर कर लेंगे ओला S1 Pro को। आप दोनों का बिल्ड क्वालिटी देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा तगड़ी है। हाँ, ओला 120 की रफ्तार से जा सकती है, लेकिन क्या आप 120 की रफ्तार से चलेंगे उस गाड़ी पर जो बहुत ज़्यादा हल्की है? आप डिसाइड करेंगे कि भाई मेरा 70-80 किलोमीटर का जुपिटर या एक्टिवा बहुत अच्छा है। और साइज वाइज भी देखेंगे तो काफ़ी छोटी गाड़ी हो जाती है ओला। तो कंपैरिजन उस तरीके से करिए तो आपको पता चलेगा कि भाई 70,000 या 80,000 की स्कूटी है, उससे आप एक 1.5 लाख की स्कूटी कंपेयर कर रहे हो। फिर वहाँ कॉस्ट कैलकुलेशन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपकी भले ही गाड़ी 1 रुपये किलोमीटर से चल रही है और दूसरी गाड़ी 2 रुपये 3 रुपये ले रही हो, बट फिर भी वो जो 1 लाख का डिफरेंस आपने इनिशियली पे कर दिया ना, वो आपके पेट्रोल के खर्चे उठा लेगा अगले 4 से 5 साल। दिक्कत ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई देखो मेरा जो EMI है वो बस कटेगा, मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, वो खर्चा मेरा बच जाएगा। बट अल्टीमेटली फिर आप लंबे EMI और ज़्यादा पैसा ही दे रहे हो। तो सोच समझ के यहाँ पर फैसला लीजिए। और लास्ट बट सबसे ज़रूरी बात कि भाई लिमिटेड सर्विस अवेलेबिलिटी है। मैंने जैसे पहले भी कहा, हर एक मैकेनिक गांव का आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक नहीं कर पाएगा। पंक्चर है बना देगा, इसके अलावा और उस गाड़ी के बारे में उन्हें नहीं नॉलेज होगा। जनरली स्कूटर्स में भी OTA अपडेट दिया जाता है, सॉफ्टवेयर से इशू सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन कभी मेजर प्रॉब्लम आने पर आपको सर्विस सेंटर पर निर्भर करना पड़ेगा। और जनरली हमारे पास IC इंजन वाली स्कूटर होती है, तो हम घर से थोड़ा सा धकाकर बास्क वाले मैकेनिक के पास थोड़ा बहुत काम चलाओ काम करवा लेते हैं कि भाई यहाँ से आप सर्विस सेंटर तो जा सकते हैं। ईवीज में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देखिए कि कन्वीनियंस के लिए आपने जो गाड़ी ली है, अगर वो आपकी कन्वीनियंस को ही ना प्रोवाइड करे तो फिर आप क्यों गाड़ी ले रहे हैं।
आज के समय में ये बहुत होता है कि भाई कॉस्ट कैलकुलेशन करके आप यहाँ 3,000 बचा लेंगे, देखो आप 4,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो या 20,000 रुपये आपने ज़्यादा ही दे रहे हो। बट भाई मैं पैसे खर्च ही इसलिए कर रहा था कि मुझे कन्वीनियंस चाहिए था। अब वो अगर नहीं मिल रहा है, उसमें भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, तो फिर मतलब ये पैसे खर्च करना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों ही करूँ ना पैसे खर्च, फिर पैदल चल लेता हूँ या साइकिल खरीद लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा सोचिए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इतनी रिसर्च कर डाली कि भाई उस मेरे दोस्त को बैटरी खत्म हो गई, 2 साल में ख़राब हो गई बैटरी, और बहुत अच्छे वेल नोन ब्रांड की बैटरी वो 2 साल में ख़राब हो गई, और उसके बाद पता चलता है कि हफ्ते 2 हफ्ते तक बैटरी नहीं डल रही है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं मेरे कि अगर मेरी पेट्रोल गाड़ी होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इवन अगर बहुत ज़ोर से कोई एक्सीडेंट भी होता तो भी गाड़ी 2 हफ्ते में मिल गई होती। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।